Hello everyone, this is the part of second of chemistry class 10 chapter first। अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन के दो पोर्शन होते हैं, एक LHS होता है जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, एक RHS होता है जिसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। LHS जो होता है वो हमेशा रिएक्टेंट उस कंटेन करता है, RHS जो होता है वो प्रोडक्ट कंटेन करता है, और दोनों का जो भी साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो को शो करते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अब उसके बाद आ जाती है सिंबल्स की बात। जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग राइटिंग द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। एस से यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट होता है वो सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट करता है, एल लिक्विड स्टेट, जी गैसेस स्टेट, ए क्यू एक्वस सॉल्यूशन, पीपीटी डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट प्लस हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अपवर्ड एरो इवोल्यूशन ऑफ गैस, डेल्टा हीट, left to right arrow forward and right to left arrow backward, DIL dot dilute. These are the symbols that are used during writing the chemical equation. Now balanced chemical equation, this is the most important topic because it always occur in the exams. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो, वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे कि यहाँ पे जिंक है, यहाँ एक है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एकदम अपोजिट, मतलब इसमें जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो इक्वल नहीं होते हैं दोनों साइड पे। अब जैसे पोटेशियम का यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन का 1 है और ये प्रोडक्ट में भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इसको हमें बैलेंस करना हो, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम में यहाँ हम 2 को इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी तरीके से इधर 2 KCl कर देंगे और 3 O2 कर देंगे, इससे हम बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। अब आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि क्विक लाइम वाटर को अगर हम में ऐड करेंगे तो हमें स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन मिलेगा, उसके साथ कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं तो हमें CO2 का अमाउंट मिलेगा। अगर Na को Cl2 के साथ रिएक्ट कराते तो NaCl का फॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पे सिम्बल्स देख रहे हैं ना, S यहाँ पे है सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है, G गैसियस रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट होता है। ये 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला तो थर्मल हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो सकता है और तीसरा सनलाइट के थ्रू हो सकता है। अब पहला देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। वाटर को जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लाइट में AgBr को रख देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्विकलाइम का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट टाइप है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमेशा ऑक्सीजन का गेन होता है और किसका लूज़ होता है? हाइड्रोजन का। इसी तरीके से रिडक्शन होता है। रिडक्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन लूज़ होता है। अब आता है चौथा टाइप रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड
को वाटर के साथ रिएक्ट किए तो कॉपर प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया। कैसे? यहाँ पे जो क्यूप्रस ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसने लूज करके कॉपर बना लिया। अब यहाँ वाटर जो है वो वाटर गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, गेन करने के बाद वो फिर से वाटर में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वाटर क्या हुआ है? रिडक्शन जो है क्यूप्रस ऑक्साइड का हुआ है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एकदम अपोजिट है। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है आफ्टर रिएक्टिंग दी रिएक्टेंट्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन मिलेगा विथ द अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर देते तो सेम प्रोसेस अकर करेगा। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व की जाती है फिर रिएक्शन अकर कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो मर्करी प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, साथ में फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट, एक्सो मीन्स इवोल्यूशन ऑफ हीट। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड को जब हीट किया गया तो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। अब आता है कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा फेनोमिना होता है जिसमें मेटल्स जो होते हैं वो स्लोली ईटन अप हो जाते हैं ड्यू टू द एयर, वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब जैसे कि हम बात कर ले रस्टिंग, आयरन पे जो भी रस्टिंग होती है वो एक तरीके का कोरोजन है। या फिर हम बात करें कॉपर की तो उस पर जो भी ग्रीनिश कोटिंग होती है वो उसका टाइप का कोरोजन है। इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं। अब इफ़ेक्ट क्या होते हैं कोरोजन के? कोरोजन के बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। अब जैसे कि वो डैमेज कर देता है कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को और सब ऑब्जेक्ट को जो कि मेड होते हैं मेटल से। और भी वेस्टफुल हो जाते हैं वो जैसे सम केसेस के लिए। और हर साल टन्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं इस तरीके से, जो कि बहुत ही बेकार है। रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑयल और फैट का स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर हम किसी भी फूड मटेरियल को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में बहुत लंबे समय तक रख दें तो उसमें से बैड स्मेल आता है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है, चेंज हो जाता है एकदम से। तो उसी फेनोमेना को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। अब हमें अगर उस फूड मटेरियल को रैंसिडिटी से बचाना है तो हम क्या करें? उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें या फिर उसको रेफ्रिजरेशन कर दें लो टेम्परेचर पे। या फिर हमें अगर हम जो चिप्स कुरकुरे खाते हैं वो हमेशा पैक्ड खाने चाहिए। कभी भी हम फाड़ दिए हैं फिर उसको पैक करके रख रहे हैं अच्छे सेफली तो भी वो नहीं होता हमारे लिए बेनिफिट, क्योंकि उसमें एक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो उन सारे पोटैटोज़ को, चिप्स, वेफर को प्रोटेक्ट करती है। हमेशा कुक्ड फूड को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हम कभी कभार एंटीऑक्सीडेंट को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि BHA है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाओलिन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।